प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर प्रमेय संख्याएं के पहले भाग में आपका स्वागत है। अब देखिए कि सभी स्टूडेंट्स का लगभग एक ही क्वेश्चन होता है कि सर आप ये जो कोर्स करवा रहे हो ये कौन सी बुक में से करवा रहे हो। तो मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब वगैरह जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सभी में एक ही टाइप की बुक लगती है, दैट इज एनसीईआरटी। तो हमारे जो लेक्चर होंगे वो एनसीईआरटी की बुक पर आधारित होंगे। ये एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बुक है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के स्कूल में अगर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक भी लगवा रखी है तो भी वो एनसीईआरटी पर ही आधारित होती है, यानी जो मेन बातें हैं, मेन कंसेप्ट है, जो टॉपिक है वो हर एक बुक में सेम मिलेंगे। तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से अपना कोर्स निसंकोच शुरू कर सकते हैं। और जिस बुक में से मैं करवा रहा हूँ उस बुक की पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा पैटर्न क्या रहेगा करवाने का। कि सबसे पहले जो है मैं सीधा एक्सरसाइज पे नहीं आऊंगा। एक्सरसाइज के बजाय जो है पहले तो चैप्टर में जो बेसिक बातें हैं, मुख्य बातें और नियम जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। बेसिक कंसेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ताकि आपका एक बेस बन जाए। उसके साथ साथ जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं जो एनसीईआरटी बुक में प्रयास कीजिए या ट्राई योरसेल्फ के नाम से दिए हुए होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज से पहले कुछ उदाहरण दिए होते हैं, वो उदाहरण हम करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये सही मेथड होता है मैथमेटिक्स सीखने का। अब कुछ से स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, तो वो रॉन्ग मेथड है। बेस्ट मेथड यही है, और अगर हम इस मेथड से हम करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपके मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 जरूर आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर प्रमेय संख्याएं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको 4 प्रकार की संख्याओं से परिचित करवाता हूं, जिनमें से पहले 3 प्रकार की संख्याएं जो है आप कक्षा 7 तक पढ़ चुके हैं, और चौथी जो है प्रमेय संख्याएं जो हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, जो हमें अभी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। कि जो गिनती वाली संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक चलती रहेगी, ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ओके। अब देखिए कि यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दें, ठीक, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दें तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब देखिए इस टोकरी के अंदर पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी जो गिनती आगे कहां तक चल सकती है, कोई अंत नहीं है इसका, ये सारी है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में मैंने इस टोकरी में 0 और डाल दी तो इस टोकरी में जितनी भी संख्याएं होगी वो क्या होगी? पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। ठीक। अब देखिए कि यदि इन पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अगर आप इस टोकरी में जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका ऋणात्मक और डाल देते हैं, यानी 0 से पहले क्या आता है? -1, -2, -3, -4, ये और डाल देते हैं आप। ठीक। तो ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? पूर्णांक बना देते हैं। यानी इस टोकरी में अब जितनी संख्याएं हैं वो सारी क्या है? अब पूर्णांक है। ओके। अब बात आती है कि प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब प्रमेय संख्याएं वो होती है जो हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक।
एक बार फिर से कि प्रमेय संख्याएं क्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, जहां ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो। थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाता हूँ कि ऊपर कोई भी इसमें से एक पूर्णांक उठा लीजिए, जैसे मान लिया मैंने 3 उठा लिया, क्यू दूसरा कोई भी पूर्णांक उठा लो, 5 उठा लिया जैसे, तो 3/5। अब नीचे देखो 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब 3/5 क्या होगी, एक प्रमेय संख्या हो गई है। ओके। अब इसी तरह से अगर हम कोई और एग्जांपल ले, मान लिया -2 ले लिया, -2 बटे में जैसे 3 ले लो आप, ठीक, तो ये भी क्या है, एक प्रमेय संख्या है। अगर मैं ये लेता हूं 5/0, तो क्या इसको प्रमेय संख्या कहोगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके परिभाषा के अनुसार क्या नीचे 0 आने नहीं चाहिए। ओके। अब एक बात और है कि अगर मैं मान लेता एक संख्या 2 ले लेता हूं और नीचे वाली संख्या लेता हूं 1, तो 2/1 को प्रमेय संख्या कहोगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक और नीचे 0 नहीं है। तो परिभाषा की सारी कंडीशन यहाँ पर जो है वो सही फिट हो जाती है। इसका मतलब 2/1, 2/1 को आप कह सकते हैं 2, तो 2 क्या है, एक प्रमेय संख्या भी है। ठीक, तो जितने भी पूर्णांक हैं यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सभी के बटे में आप एक एक लगा सकते हैं, एक एक लगा देंगे इसके नीचे, तो इसका मतलब वो सारी प्रमेय संख्या है। ठीक, तो जितनी भी संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी और q बराबर 0 नहीं है, जहाँ p और q दोनों क्या है, पूर्णांक हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या है, प्रमेय संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम सीख चुके हैं कि प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो गिनती वाली संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम 0 और मिला दें तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अगर यहाँ से हम देखें तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। इस चीज को आपने नोट करना है, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। ओके, यानी प्राकृत सभी की सभी पूर्ण के अंदर आ जाती है, लेकिन सारी पूर्ण जो है वो प्राकृत नहीं है। ओके, अब अगर हम बात करें पूर्णांकों की तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इसके साथ साथ 0 से छोटे और ले लो, यानी प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक और ले लो साथ में, तो ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक हैं। उसी तरह से हम देखें तो जितने भी पूर्णांक है वो देखिए, सारे के सारे पूर्णांक कहाँ आ रहे हैं, सॉरी, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो है वो क्या है, पूर्णांक है। ओके, लेकिन सारे पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसी तरह से जितने भी पूर्णांक हैं उनके बटे में हम क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। ओके, इसका मतलब जितने भी पूर्णांक है वो सारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जैसे मान लिया 2/3 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, यस। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, यस। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, यस। अगर उल्टा पूछे क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक है, नो। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, नो। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, नो। ओके, तो ये काफी इम्पोर्टेंट बात है मैथमेटिक्स में, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम प्रमेय संख्याओं से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं कि जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और q 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो ऐसी संख्याएं जो है वो क्या है, प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम प्रमेय संख्याओं के कुछ एक गुण धर्मों से परिचित होंगे जो हमें इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। अब देखिए कि हम प्रमेय संख्याओं के मुख्य रूप से 3 गुण धर्मों को डिस्कस करते हैं, 3 प्रॉपर्टीज को इसको डिस्कस करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो गुण धर्म है वो है संवृत गुण धर्म, दूसरा क्रम विनिमयता
और तीसरा जो है साहचर्य या सहचारिता। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर तो बड़े अजीब अजीब से नाम लेने लगे शुरू में, आपने बेटा इसको बिल्कुल खुश होकर के सीखना है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब संवृत जो है वो क्या होता है, इस बात को मैं एक उदाहरण लेकर के समझाता हूँ। प्रमेय संख्याओं के बजाय जो है सबसे पहले मैं आपको प्राकृत संख्याओं का एक उदाहरण लेकर के आपको संवृत गुण के बारे में बताता हूँ। कि जैसे यहाँ पर हम कौन सा गुण पढ़ रहे हैं, संवृत या क्लाउजर गुणधर्म या क्लाउजर प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्राकृत संख्याओं पर ये अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जैसे इस टोकरी के अंदर प्राकृत संख्या डाल देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और अनंत तक। ठीक, ये प्राकृत संख्या मैंने डाल दी है। ठीक, अब प्राकृत संख्याओं का संवृत गुणधर्म जोड़, घटा, गुणा और भाग, इन चारों संक्रियाओं पर चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं वो देखो कि इस टोकरी में से कोई भी एक प्राकृत संख्या उठा लो, जैसे मैंने 2 उठा ली, यहां से पहले जोड़ पर चेक करते हैं, योग पर करते हैं, और दूसरी कोई भी आप अपनी मर्जी से उठा लो, 2 + 5 क्या आया, 7। क्या 7 इस टोकरी में है? बिल्कुल है। आगे चलेंगे 6 7 कहीं ना कहीं तो आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृत संख्या में हमने प्राकृत संख्या जोड़ी तो उत्तर भी क्या आया, प्राकृत आया। इसी टोकरी के अंदर ही हमें उत्तर मिल गया। तो हम ये कहते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है। ठीक, क्या लिखेंगे कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है। ओके, अब चलो इसी तरह से आप अपने आप और भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लिया एक आपने 100 ले लिया, एक आपने 200 ले लिया, तो टोटल क्या आ गया, 300 आ गया। 300 भी कहीं ना कहीं प्राकृत संख्या में, यानी इस टोकरी में से आपने प्राकृत संख्या उठाई, फिर दूसरी प्राकृत संख्या भी यहां से उठाई, उत्तर भी आपको इसी के अंदर ही मिल गया, प्राकृत संख्याओं के अंदर ही मिल गया। इसका मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं योग के अंतर्गत संवृत है। ठीक, अब घटा के अंतर्गत चेक करते हैं क्या प्राकृत संख्याएं संवृत है। तो जैसे मान लिया मैं एक उदाहरण लेता हूं, 5 में से 4 घट गए, 1 बच गया। प्राकृत में से प्राकृत घटी, प्राकृत मिल गई, 1 तो मिल गई। लेकिन अगर मैं पहले 3 ले लूं फिर 5 ले लूं, 3 में से 5 गए -2, तो -2 उत्तर आ गया। -2 प्राकृत संख्याओं में तो नहीं आता। ठीक, तो प्राकृत संख्याओं में से प्राकृत संख्या एक प्राकृत संख्या में से दूसरी प्राकृत संख्या घटाएं तो उत्तर प्राकृत आना कोई जरूरी नहीं है। अगर एक उदाहरण भी ऐसा मिल गया कि ये यहाँ पर आंसर प्राकृत आना जरूरी नहीं है, तो भी वो संवृत नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि प्राकृत संख्याएं घटा के अंतर्गत संवृत नहीं है। प्राकृत संख्याएं घटा के अंतर्गत संवृत नहीं है। ओके, अब आपको संवृत का अर्थ समझ आ गया होगा। संवृत जो है किसी भी संख्या के प्रकार और इस संक्रियाओं के ऊपर चेक किया जाता है। इसी तरह से गुणा के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आप 2 प्राकृत संख्याएं लेकर के गुणा करोगे, 2 5 10, प्राकृत को प्राकृत से गुणा करोगे, प्राकृत आएगा। तो गुणा के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं जो है वो संवृत मिलेगी। प्राकृत संख्याएं योग के साथ साथ गुणा के अंतर्गत भी संवृत आपको मिलेगी। ठीक,
अब भाग के अंतर्गत अगर आप चेक करोगे तो देखिए कि जैसे कि आप 2 को 3 से भाग दोगे तो 2/3 आ गया। 2/3 यहाँ पर प्राकृत संख्याओं में तो नहीं आती, इसलिए प्राकृत संख्या घटा तथा भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसे अभी हमने चेक किया था कि प्राकृत संख्याएं जो है योग के अंतर्गत संवृत है, व्यवकलन यानी घटा के अंतर्गत जो संवृत नहीं है, गुणन के अंतर्गत जो है संवृत है और भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। तो जैसे हमने प्राकृत संख्याओं पे इसको चेक किया है, उसी तरह से आपने पूर्ण संख्याओं पर भी इसको चेक करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो पूर्ण संख्याओं पे कैसे चेक करेंगे कि पूर्ण संख्याओं में से अगर हम कोई भी एक संख्या उठाएं, योग के अंतर्गत है तो उसमें योग करके कोई दूसरी संख्या देखें। ठीक, तो ये आपको पता है कि पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्या जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। तो पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ। जबकि व्यवकलन के अंतर्गत अगर हम 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा और -3 आपको पता है पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये व्यवकलन के अंतर्गत संवृत पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। जबकि गुणा अगर हम करें तो देखिए पूर्ण संख्या को जब पूर्ण संख्या से गुणा करोगे तो पूर्ण संख्या ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 2 और 5 ही लें। जैसे मैं 1 और 100 ले लेता हूं तो 100 आएगा। 100 भी क्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जो है गुणन के अंतर्गत संवृत है। अगर है तो इसको हम हाँ लिखते हैं। ठीक, और प्राकृत संख्याओं की तरह से भाग के अंतर्गत ये संवृत नहीं है। जैसे मैं 1 को 2 से भाग देता हूं तो 1/2 देखिए पूर्ण संख्याओं में नहीं आता, जबकि 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। जबकि अगर मैं 1 को 0 से भाग करूं तो देखिए ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो ये तो परिभाषित ही नहीं है। तो इसका मतलब जो है पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ओके, अब अगर हम पूर्णांकों की बात करें 0, 1, 2, 3, इनके साथ साथ प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक। ठीक, तो अगर ये पूर्णांक देखें तो ऊपर वाले दोनों की तरफ से ही योग के अंतर्गत संवृत मिलेंगे, गुणन के अंतर्गत भी संवृत आपको मिलेंगे। ठीक, लेकिन घटा के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप कोई भी उठा लेते हैं, जैसे 2 उठा लें और दूसरा मान लीजिए 5 उठा लिया तो -3 आया। तो -3 देखिए पूर्णांकों के अंदर है, तो पूर्णांक जो है व्यवकलन के अंतर्गत जो संवृत है। जबकि भाग के अंतर्गत ऊपर वाले एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उनकी तरह से जो है ये संवृत नहीं है। ओके, अब परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याओं में जैसे आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं 1/2 + 1/4। तो इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे, जैसे एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या हमने ऐड करके देखी, इनका दोनों का लघुत्तम आ गया 4। 2 + 4 को 4 से भाग दोगे 1, 1 एकम 1 आ गया 3/4। तो आपने देखा कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर आंसर भी क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। अगर संवृत है तो हम हाँ लिखते हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो देखिए कि एलसीएम 4 को 2 से भाग दिया 2, 2 एकम 2 माइनस 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 एकम 1, 1/4। कि जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या माइनस की जाती है, घटाई जाती है, तो उत्तर भी क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, संवृत है। संवृत है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। ओके, इसी तरह से आप गुणा भी करके देख सकते हैं। ठीक, गुणा भी अगर आप करोगे तो जब एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो
आंसर जो है वो प्रमेय संख्या ही आता है। तो गुणन के अंतर्गत भी प्रमेय संख्याएं क्या है, संवृत है। अगर आप इसमें से कोई एक माइनस के ले लेते हो तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। तो अब भी क्या है, ये प्रमेय संख्या है, कोई चक्कर नहीं है इसका। जबकि भाग के अंतर्गत अगर मान लीजिए प्रमेय संख्याओं में देखिए सारे पूर्णांक भी आते हैं, और वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सके और क्यू जहां पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर मैं मान लीजिए एक प्रमेय संख्या ले लेता हूं 2 और दूसरी प्रमेय संख्या ले लेता हूं 0, 2 को 0 से भाग करना जो है अभी तक गणित में परिभाषित नहीं है और वो प्रमेय संख्याओं में नहीं आता। या आप 1/2 भाग में 0 ऐसा भी ले सकते हो, जो कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी ये प्रमेय संख्या नहीं है। तो भाग के अंतर्गत जो है प्रमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ओके, तो जो चीज मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई है कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस ऑपरेशन के अंतर्गत, किस किस संक्रिया के अंतर्गत जो है संवृत है या नहीं है, ये चीज आपने अच्छी तरह से नोट करनी है, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण देके समझाए हैं, आपको ये चीजें समझनी है और अपनी कॉपी में ये टेबल तैयार करनी है। ओके।